स्वागत है आपका एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़ में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सीपीसी की एक लेक्चर ऑफ सीरीज में हम कंटिन्यू कर रहे थे और लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी इससे पहले, आज हम उससे आगे की बात करेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी और आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। और अगर आप चाहते हैं, जो भी हमारे अधिवक्ता भाई अधिवक्ता बहनें या जो भी एस्पिरेंट्स जो तैयारी के फील्ड में है, चाहे वो आपका किसी भी स्टेट का जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, पीसीएसजे का या कोई और की वेरियस एग्ज़ाम जिनमें सीपीसी को पूछा जाता है, तो अगर आप चाहते हैं हमसे डिटेल में सीपीसी पढ़ना, तो हम डिटेल में सीपीसी आपको अपने पेड कोर्सेज में हम पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आपको तैयारी कराई जाती है, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ा रहे थे वो आपको सीपीसी में जितने भी लेक्चर हुए मैंने आपको बताया। और हमने इससे पहले जो बात की थी वो हमने बात की थी आपसे यहाँ पर फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट की बात की थी। तो फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट के बारे में मैंने बता दिया था आपको, फॉरेन जजमेंट क्या होता है, फॉरेन कोर्ट क्या होती है। तो आज मैं बात वहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इन ब्रीफ बताता हुआ जाऊँगा। तो देखिए, मैंने आपको जो दो चीज़ें बताई थी, वो पहली चीज़ क्या बताई थी, मैंने आपको फॉरेन कोर्ट बताया था। फॉरेन कोर्ट मैंने बताया था आपको, फॉरेन कोर्ट बताया था आपको, फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट के बारे में मैंने चर्चा की थी। फॉरेन कोर्ट क्या होता है, मैंने आपको फॉरेन कोर्ट बता दिया था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली बताता चलता हूँ। फॉरेन कोर्ट क्या होता है? कोर्ट एक ऐसी कोर्ट है जो कोर्ट विच इज सिचुएटेड बियॉन्ड द इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ऐसी कोर्ट है जो इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया क्या की गई है, आउटसाइड इंडिया इसको सिचुएट किया गया है, आउटसाइड इंडिया, और जो स्टैब्लिश नहीं किया है और ना ही इसको कंटिन्यू किया जाता है। किसके द्वारा? अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा ना तो इसको स्टैब्लिश किया गया और ना ही इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। ऐसी कोर्ट को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन कोर्ट को बोलते हैं। ये हमारी जो डेफिनेशन थी वो आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी 2 क्लॉज 5 में। और यही साथ साथ हम फॉरेन जजमेंट की बात करें, फॉरेन जजमेंट की बात करें, फॉरेन जजमेंट को देखने को मिलता है हमें 2 क्लॉज 6 में। फॉरेन जजमेंट, ये फॉरेन जजमेंट है। फॉरेन जजमेंट क्या होता है? जो फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिया जाता है किसी बात या कार्यवाही में, फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट ही या दिया गया निर्णय ही क्या कहलाता है? फॉरेन जजमेंट कहलाता है या विदेशी निर्णय कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद, ये आपने यहां तक देखा, मैं जो बात कर रहा था बेसिकली बात कर रहा था कंक्लूसिवनेस की। तो हम बात करते हैं कंक्लूसिवनेस की। तो देखें कंक्लूसिवनेस, तो फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिवनेस होगी इसकी? तो फॉरेन जजमेंट व्हेन कंक्लूसिव, फॉरेन जजमेंट व्हेन कंक्लूसिव। ये सवाल है हमारे पास। इस सवाल का जो उत्तर है, आंसर है, वो आपके सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी में मिलेगा आपको कि कोई भी फॉरेन जजमेंट की कंक्लूसिवनेस कब होगी, कब कोई फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगा। ये हमें कहाँ मिलता है देखने के लिए? हमें ये सेक्शन 13 में देखने को मिलता है। तो फायदा क्या हुआ कंक्लूसिवनेस होने का और ना होने का, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, हम क्यों उसके पीछे पड़ेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ये कंक्लूसिव कब होता है। ये कंक्लूसिव होने के लिए आप सेक्शन 13 पढ़ेंगे। जब सेक्शन 13 आप जब पढ़ेंगे तो सेक्शन 13 में जो आपको देखने को मिलेगा बेसिकली, वो सेक्शन 13 में क्या मिलेगा देखने के लिए? तो आपको सेक्शन 13 अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो देखें आप क्या देखने को मिलता है। आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं कि ये पॉइंट्स अगर आप पूरे करते हैं तभी क्या होगा, कोई जजमेंट क्या कहलाएगा? कंक्लूसिव कहलाएगा। देखिए यहाँ पर 13 में मैं दिखा देता हूं आपको, देखें थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दूं। थर्टीन में आप जब आप देखेंगे तो देखें 13 में क्या है, व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। देखो ये नेगेटिव लैंग्वेज है, टेंशन नहीं लेनी है। तब ये कंक्लूसिव नहीं होगा ऐसा बता रहा है। तो ये चीजें नहीं पूरी करोगे तो नहीं होगा, और पूरी कर दोगे तो होगा। तो क्या क्या चीजें हैं देखो, कह रहे हैं अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर देयरबाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन सेम पार्टी और बिटवीन सेम पार्टीज के बीच में और बिटवीन सेम
between parties under whom they any them claiming litigating under the same title, ठीक है, सेम पार्टी और सेम टाइटल के बीच में सेम टाइटल होना चाहिए, सेम पार्टियों के बीच में और सेम टाइटल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 ऐसे पॉइंट हैं, इनको ये रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली, ये क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं किसी फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिए गए फॉरेन जजमेंट की, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी आपने तो ये जजमेंट कैसा होगा, कॉन्क्लूसिव होगा, अदरवाइज ये कॉन्क्लूसिव नहीं होगा। तो देखो क्या कह रहे हैं, कॉन्क्लूसिवनेस होने के लिए क्या करें, वेयर इट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट। मैंने कॉम्पिटेंसी बताई थी आपको, मैं चूंकि डेप्थ नहीं बता सकता, शॉर्ट में बता चलता हूं आपको। सेक्शन 6 सीपीसी पढ़ना होगा आपको, सेक्शन कौन सा पढ़ना होगा, सेक्शन आपको सेक्शन 6 हो गया आपका, सेक्शन 9 हो गया आपका, और सेक्शन कौन सा होगा आपका 15 टू 20, ये आपको पढ़ने होंगे। इसमें क्या दिया गया है, तो कोई यहाँ जो बताया गया सेक्शन 6 में, वो बताया गया वो पिक्यूनरी लिमिट्स, आपको धन संबंधी क्षेत्राधिकार बताया गया कि कोई कोर्ट किस मैटर को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट होगी, वो आपको देखना होगा। कोर्ट फी एक्ट होता है, कोर्ट फी एक्ट में बताया गया कितने माली कीमत का कौन सी कोर्ट कितना सुन सकती है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो ये दूसरा जो सेक्शन 9 है, ये सब्जेक्ट मैटर वाला है। आपके पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर को सुनने की पावर होनी चाहिए। सेक्शन 9 क्या कहता है, सेक्शन 9 कहता है कि तमाम वो सिविल नेचर के बाद जिनको क्या करता है, सिविल कोर्ट सुनने की पावर रखता है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, जहां आपको मना कर दिया गया है। मना कैसे किया गया है, इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली। जहां आपको विवक्षित तौर पर और या क्लियरली आपको मना कर दिया गया, तो वहां आप उसको संज्ञान नहीं ले सकते। यानी कि जिन सब्जेक्ट मैटर पर, जिन विषय वस्तुओं पर अगर सिविल कोर्ट को पावर है, जुडिक्शन है, तभी वो सुनेंगे। अगर उन विषय वस्तुओं पर सिविल कोर्ट को रोक दिया गया है, तो वो इस तरह के मामलों में क्या नहीं ले सकते, वो इस तरह के मामलों में संज्ञान नहीं ले सकते। संज्ञान लेने से रोक दिया गया, यानी कि उनको उस विषय वस्तु पर क्या नहीं होगा, उस विषय वस्तु पर क्षेत्राधिकार या जुडिक्शन नहीं होगा। तीसरी चीज बात करूं तो यहाँ पे सेक्शन 15 टू 20, इसमें क्या है, इसमें है आपका प्लेस ऑफ सुइंग। प्लेस ऑफ सुइंग कहूं तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एक सीमा है, एक लिमिट है, उस सीमा के अंदर अगर आपका जो वाद है, अगर उस सीमा के अंदर आ रहा है, तो वो टेरिटोरियल, उस सीमा के अंदर स्थित कोई कोर्ट उसको सुनेगी। आप तो हमने 3 तरह का कॉम्पिटेंसी पढ़ी। पहली कॉम्पिटेंसी क्या होती है, धन संबंधी, दूसरी आपकी होती है आपकी सब्जेक्ट मैटर, तीसरी आपकी क्या होती है, टेरिटोरियल। तो अगर ये तीनों चीजें किसी कोर्ट के पास हैं, तो कहा जा सकता है कि ये कोर्ट क्या है, कॉम्पिटेंट है। तो यहां पर भी क्या कह रहा है कि ऐसा कोर्ट, कौन सा कोर्ट, फॉरेन कोर्ट क्या है, जिस वक्त उसने वो जजमेंट सुनाया था, वो क्या होनी चाहिए था, कॉम्पिटेंट होना चाहिए था। उसके पास कॉम्पिटेंसी ऑफ द जुडिक्शन होना चाहिए था। जुडिक्शन की क्या थी, उसके पास कॉम्पिटेंसी थी, तब ये क्या होगा, जजमेंट कंक्लूसिव होगा। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, where it has not been given on the merits of the case। केस को उसने कैसे डिसाइड किया हो, मेरिट्स पे डिसाइड किया हो। केस कैसे डिसाइड किया हो, मेरिट्स पे डिसाइड किया हो। पहली बात क्या कह रहे हैं, मेरिट्स पे डिसाइड किया गया हो। मेरिट्स पे डिसाइड करने का मतलब क्या है, तो देखें क्या कह रहे हैं, जजमेंट ऑब्टेन ऑन मेरिट्स और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज प्रोवाइडेड टू द पार्टीज ऑफ अ केस। मतलब क्या होता है, मैरिट्स पे सुनने का, यानी दोनों पक्षकारों को सुनने की क्या दी गई हो, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी गई हो, और ये कोर्ट उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मतलब मैरिट्स पे सुनेंगे, दोनों को सुनेंगे, उनके गुण अवगुण पे सुनेंगे, दोनों पक्षकारों को सुनने की आपने एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी है, तो वो मैरिट्स पे सुना है। यानी कि अगर ऐसा कोर्ट, कौन सा कोर्ट है, फॉरेन कोर्ट, फॉरेन कोर्ट कॉम्पिटेंट है और उसने मैरिट्स पे सुनकर केस को डिसाइड किया है, तो हम कह सकते हैं वो केस कैसा है, जजमेंट कंक्लूसिव है। तीसरी बात क्या करें, वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स टू बी फाउंडेड क्या कह रहे हैं, देखें, where it appears on the face of the proceedings to be founded on an incorrect view of the international law or refusal to recognize the law of India in cases in which such law is applicable। it appears on the face of the proceedings के फेस को देखते ही, जैसे होता है ना apparently, ऊपर से किसी कागज को देखा, जैसे मिसाल के तौर पर ये कागज मेरे हाथ में है, ये कागज को देखते ही इसके फेस से क्या मालूम हो रहा है, ये पता लग रहा है कि जैसे ही हमने देखा कि हमने ये पता लग गया फाउंडेड ऑन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो इंटरनेशनल लॉ के मामले में इनकरेक्ट है वो, और रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ इंडिया, या किसी रिकॉग्नाइज्ड लॉ को, इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड लॉ को क्या कर रहा है, वो रिफ्यूज कर रहा है। तो इस तरह के मामले में वो कंक्लूसिव नहीं होगा। यानी कि अगर उस कोर्ट ने किसी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया हो और इंडिया को जो रिकॉग्नाइज लॉ है इंडिया के, उनको भी फॉलो किया हो, तभी माना जाएगा कि इस तरह का जो जजमेंट है वो कैसा जजमेंट है, वो आपका कॉम्पिटेंट होगा, यानी कि कंक्लूसिव होगा। ये बात कह रहे हैं।
ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने पहला पढ़ा आपने कि वो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, दूसरे में मेरिट्स पे डिसाइड होना चाहिए, तीसरे में क्या कह रहे हैं, इनकरेक्ट ना हो इंटरनेशनल लॉ को लेकर, रिफ्यूज ना करता हो किसी इंडिया के लॉ को, और चौथी चीज क्या कह रहे हैं, वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज टू द नेचुरल जस्टिस। ऐसा ना हो कि वो जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ बात करता हो। नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया है इसने? यस किया है, तब तो ठीक है, नहीं किया होगा तो फिर नहीं होगा। वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया है तो ही क्या होगा, तो ही वो क्या कहलाया जाएगा, आपका कंक्लूसिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। चौथी चीज ये थी। पांचवी चीज क्या है, देखें पांचवा पॉइंट इसमें, वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड द अपोज ऑफ द नेचुरल जस्टिस, और पांचवी चीज क्या है, वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। ऐसा ना हो कि सब फ्रॉड के जरिए उसने लिया हो, फ्रॉड नहीं होना चाहिए उसमें। लास्ट चीज क्या है, वेयर इट इज सस्टेन अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। ऐसा ना हो कि इस तरह का ये मामला है, जो जजमेंट है वो किसी इंडियन लॉ के ब्रीच में पास किया हो। ठीक है, हमने कितना पढ़ा, ये हमने 5-6 चीजें पढ़ी। देखो क्या क्या चीजें थी। पहले में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, पहले मामले में कॉम्पिटेंसी की बात करता है, दूसरा बात करता है मेरिट्स पे डिसाइड होना चाहिए, तीसरी बात करता है कोई इंटरनेशनल लॉ जो इंडिया में रिकॉग्नाइज लॉ को वो क्या ना करता हो, अपोज ना करता हो या इनकरेक्ट ना करता हो। तीसरी बात, चौथी बात क्या कही कि वो इस तरह से उसे ऑब्टेन ना किया गया हो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो। पांचवी चीज बात कही फ्रॉड, फ्रॉड से ना किया गया हो। छठी चीज और लास्ट चीज क्या गई, सस्टेन अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ, सस्टेन करता हो उनका जो क्लेम है वो क्लेम ही किस पर सस्टेन कर रहा है, ब्रीच ऑफ लॉ, ऐसा ना हो इंडियन लॉ के खिलाफ हो। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने देखी। इतनी चीजों में हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये अगर चीजें कोई विदेशी न्यायालय ने इन चीजों को फॉलो किया है, इनको फॉलो करते हुए कोर्ट ने क्या किया है, कोई जजमेंट सुनाया है, कोई निर्णय सुनाया है, तो इस तरह का निर्णय क्या होगा, कंक्लूसिव होगा। अगर नहीं फॉलो किया है तो कंक्लूसिव नहीं होगा। बात समझ में आई? अगर इस तरह की ये पांचों कंडीशंस को फुलफिल करता है, 6 कंडीशन को फुलफिल कर देता है कोई कोर्ट इस तरह के जजमेंट में, तो इस तरह का जजमेंट क्या होगा, कंक्लूसिव होगा, अदरवाइज वो कंक्लूसिव नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि कंक्लूसिव होने की क्या शर्त है, ये शर्तें थी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं 14 की बात करूं, तो प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, यहां पे कंक्लूसिव होगा। अब इंडिया में उस जजमेंट की प्रिजम्पशन क्या होगी, देखो प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट हमने एक तरफ तो बता दिया कि भाई कंक्लूसिव कब होगा, कंक्लूसिव तब होगा जब ये 6 शर्तें पूरी होंगी, किसी जजमेंट में 6 शर्तों को फॉलो किया होगा उस कोर्ट ने, तभी क्या होगा वो, तभी वो क्या कहलाया जाएगा, कंक्लूसिव जजमेंट कहलाएगा। और अगर मैं बात करूं कि प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, तो क्या होगा, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट purporting टू बी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट। एक जजमेंट की आपने क्या की है, सर्टिफाइड कॉपी, जो फॉरेन जजमेंट है उसकी कॉपी को इंडिया के किसी कोर्ट में लगाया, दैट सच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving want of the jurisdiction। क्या कहेंगे, अगर वो हम उसे मानेंगे, प्रिज्यूम करेंगे, कैसा प्रिज्यूम करेंगे, हम उसको प्रिज्यूम कर लेंगे कि हाँ भाई ये कैसा है, ये सही है, में प्रिज्यूम है। ठीक है, प्रिजम्पशन में भी डिस्प्लेस्ड बाय द प्रूविंग वांट ऑफ जुरिसडिक्शन, यानी हम उसको मान लेंगे, शैल प्रिज्यूम करेंगे कि हाँ भाई ये कोर्ट सही है, मान लेंगे, लेकिन उसके प्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, वो सर्टिफाइड कॉपीज होनी चाहिए, परपोर्टिंग होना चाहिए, वो जजमेंट की डॉक्यूमेंट हो, सर्टिफाइड कॉपी हो, और हम उसमें क्या करेंगे, दूसरी पार्टी को भी मौका देंगे कि तुम चाहो तो उसको लैक ऑफ जुडिक्शन दिखाकर आप क्या कर सकते हैं, इसे खारिज कर सकते हैं। आसान भाषा में समझ लेते हैं, यानी कि जब भी आप क्या चाहते हैं, जब भी चाहते हैं कि भाई हमारे इस जजमेंट को लेके कोर्ट कैसी करेगा प्रिजम्पशन, वो प्रिजम्पशन मान के चलेगा ये जजमेंट कैसा है, कंक्लूसिव है, हम इसे मानेंगे, प्रिज्यूम कर लेगा कि हाँ भाई ये सब चीजों को फॉलो कर रहा है तो ये होगा। लेकिन इस 14 का जो संबंध है 14 का सिर्फ एक इस पर है, कॉम्पिटेंट ऑफ जुडिक्शन, यानी कि कोर्ट कब कर लेगा, प्रिज्यूम तब कर लेगा जब वहां पर कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट होगी, प्रिज्यूम करेगा, लेकिन दूसरी पार्टी को यह मौका देगा कि भाई अगर आप चाहते हैं इसको खंडित किया था तो आप खंडित कर सकते हैं कि आप दिखाइए लैक ऑफ जुडिक्शन में दिया गया जजमेंट है। अगर आप साबित कर पाते हैं तो हम इसकी परिकल्पना को खंडित कर देंगे, अगर आप साबित नहीं कर पाते तो हम इसकी परिकल्पना को मान लेंगे, क्योंकि यहाँ कोर्ट बाउंड है, शैल। देखो दोबारा समझाइए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सीधी सीधी बात, क्या कह रहे हैं, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट क्या करेगा, प्रिज्यूम कर लेगा अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट। जैसे ही आपने एक सर्टिफाइड कॉपी फॉरेन जजमेंट की लगाएंगे, कोर्ट उसको मान लेगा कि हाँ भाई ये कैसा है, हम प्रिज्यूम करते हैं सही है। उसके बाद क्या, दैट सच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय द
कोर्ट ऑफ अ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन, ये कोर्ट ऑफ अ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन में ही दिया गया है, अनलेस द कंट्री अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड बट सच प्रिजम्पशन में बी डिस्प्लेड बाय द प्रूविंग वांट टू जुरिसडिक्शन। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको ना माने, आप ये प्रूव कर दीजिए कि लैक ऑफ जुडिक्शन में पास किया गया जजमेंट। तो मैंने कॉम्पिटेंसी ऑफ द जुडिक्शन बताई थी, 3 तरह से होती है कॉम्पिटेंसी ऑफ द जुडिक्शन। पहली है पेक्यूनियरी लिमिट, पेक्यूनियरी जुडिक्शन। दूसरी है आपकी जुडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर अंडर सेक्शन 9, और पेक्यूनियरी लिमिट है आपके अंडर सेक्शन 6। और अगर मैं बात करूं 15 से 20 की, 15 to 20 सेक्शन सीपीसी का बात करूं तो वहां पे बताया गया आपका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करता है। ये यहाँ पर आपको में आया। अब हम इसमें मैं बता देता हूं आपको, सेक्शन 14 और 13 के साथ में एक सेक्शन और जोड़ के पढ़ना है आपको, सेक्शन 44A। सेक्शन 44A क्या कहता है मैं भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसको देखते हैं। देखें, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ 44 कहता क्या है। मान लीजिए कि एक फॉरेन जजमेंट आया और फॉरेन जजमेंट में उस डिक्री हो गई। ठीक है, एक फॉरेन कोर्ट है, मिसाल के तौर पे ये कोर्ट है और इसने की जजमेंट पास कर दिया। इस जजमेंट को क्या कहेंगे, एफजे फॉरेन जजमेंट, और ये क्या है फॉरेन कोर्ट, एफसी फॉरेन कोर्ट, ये फॉरेन जजमेंट। इस फॉरेन जजमेंट में 2 लोग होंगे, इसमें डिक्री हो गई, सॉरी तो क्या हुआ, ये डिक्री है, डिक्री है। इस डिक्री में 2 लोग होंगे, एक डिक्री होल्डर डीएच, एक होगा जजमेंट डेटर जेडी। क्या होगा, ये जेडी होगा, जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर, ये दोनों हैं। तो ये डिक्री होल्डर जो होगा, ये डिक्री होल्डर क्या है, ये कोर्ट से कहेगा कि मेरी डिक्री को क्या कराइए, एग्जीक्यूट कराइए। एग्जीक्यूट कराने की बात करेगा। तो फॉरेन कोर्ट है, फॉरेन जजमेंट है, तो ये जो जेडी है, मान लीजिए एक्स है और ये बाई है। बाई ने कोर्ट से कहा मेरी डिक्री को एग्जीक्यूट करा दिया है, तो इस एक्स की कोई भी प्रॉपर्टी इस कोर्ट में नहीं है, यानी फॉरेन में नहीं है। मिसाल के तौर पर ये इंडिया है, सॉरी इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड में इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इस एक्स की जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में है मौजूद, इंडिया में मौजूद है। तो इनसे कहिए, इनसे बोलो आप, इनसे किससे, फॉरेन कोर्ट से बोलो कि इसकी जो इंडिया में जो स्थित प्रॉपर्टी है उससे वसूल करा दें, उससे एग्जीक्यूट करा दें। तो 44A यही कहता है कि कोई इंग्लैंड का जो कोर्ट है तो वो क्या करेगा, अपने सुपीरियर कोर्ट, जो सुपीरियर कोर्ट ऑफ फॉरेन होगा, उस कोर्ट से क्या करेंगे, रेसिप्रोकल टेरिटरीज की बात की गई है, यहाँ पर क्या करेंगे, इंडियन कोर्ट को भेजा जाएगा। और इंडिया में कहाँ आएगा, ये इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, ये इंडिया की कोर्ट में आएगा और आने के बाद उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा हूँ, देखो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको 44 को दिखा देता हूँ, 44A को आप देख लेंगे तो आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इसके साथ मिलकर पढ़ा जाता है, ठीक है। जो लोग को नहीं मालूम है वो देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, आगे बढ़ देखिए। ये 44 है, ठीक है। 44 में देखिए रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकेटिंग क्या है, आपकी रेसिप्रोकेटिंग ये टेरिटरीज की बात की गई है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज क्या करें, मींस एनी कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी अ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन एंड सुपीरियर कोर्ट्स with reference to any such territory means such courts as may be specified in the said notification। ये कौन तय करेगा कि हमारी कोई रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज होंगी, ये कौन तय करेगा, हमारी कोई रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज होंगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। जैसे कुछ कंट्रियों को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते, जैसे पाकिस्तान को हम नहीं मानते, या कोई और हमारी एनिमी कंट्री है हम उसको नहीं मानेंगे। हम जिनको मानते हैं सरकार बता देगी, नोटिफाई करके बता देगी कि ये कंट्री हमारी कैसी होंगी, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज है। और इसमें जो सुपीरियर कोर्ट की भी डेफिनेशन वो बता दिए, ये सुपीरियर कोर्ट होंगी। मैं बात जो बताना चाह रहा हूँ ये तो डेफिनेशन है एक्सप्लेनेशन वन में, या डिग्री की भी डेफिनेशन की बात की गई है, वो हम उसको अभी यहाँ देखने की जरूरत है नहीं। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो देख लेंगे यहाँ 44 में क्या कह रहे हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री पास बाय द कोर्ट इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज। कौन सी कोर्ट ने पास की है, पास बाय द रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज। कौन सी कोर्ट है, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज कौन सी, वेयर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ एनी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी हैज बीन फाइल्ड इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ध्यान रखना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही होगा, डीसी को ही होगा पावर। द डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया एज फिट इफ इट हैड बीन पास बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऐसे मान लिया जाएगा कि उसने किसने पास की है, ये मान के करेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं पास की है, उसी को पावर होगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक इंग्लैंड में एक आदमी है, उसने एक ये डिक्री पास हो गई इसके खिलाफ और इसको इंडिया में एग्जीक्यूट कराना है, तो इंग्लैंड हमारी क्या है, हमारी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द सीपीसी और नोटिफिकेशन।
तो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है। और इंडिया के यूपी में बंदे का एक जिला है अलीगढ़, इसकी जो प्रॉपर्टी अलीगढ़ में है। तो ये जो रेसिप्रोकेटिंग कंट्री होगी वो यहाँ भेजेगी कहाँ पे, अपने सुपीरियर कोर्ट के जरिए अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये पावर होगी कि इस तरह की टेरिटरीज को, जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज है, इस तरह की जो डिक्री आ रही है, ये मानकर के तुमने ही पास की है इस डिक्री को, और इस डिक्री को क्या करा दी, एग्जीक्यूट करा दी। इज दैट क्लियर? तो सेक्शन 44A का संबंध सेक्शन 13 और सेक्शन 14 दोनों से है। मैंने आपको पहले ही बताया सेक्शन 13 क्या है, कंक्लूसिवनेस की बात करता है। सेक्शन 14 क्या कहता है कि आपके प्रिजम्पशन की, कोई भी जजमेंट को प्रिज्यूम कब करेगी कोर्ट, तब करेगी वो लैक ऑफ जुडिक्शन में ना हो, वो कॉम्पिटेंट जुडिक्शन में पास की गई हो। तो ये मान लेगी कोर्ट, यस ये हम प्रिज्यूम करते हैं कि ये कॉम्पिटेंट जुडिक्शन में पास की गई है, लेकिन ध्यान दें उस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। वो पपोर्टिंग जब करेंगे आप, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी लगेगी वहां पर, ठीक है, तो जैसे ही उसको मान लेंगे। लेकिन अगर अपोजिट पार्टी ये कहती है कि नहीं नहीं ये हम खारिज करेंगे, तो करो खारिज, लेकिन आपको लैक ऑफ जुडिक्शन दिखाना होगा। दूसरी चीज यहाँ पे बात करूं 44 की, मैं 44A की बात करता हूं। तो 44A में भी आपको जो डिक्री पास की गई है, उस डिक्री को क्या करेंगे आप, सर्टिफाइड कॉपी ही लगाएंगे। कहां लगाएंगे, वहां का फॉरेन कोर्ट अपने सुपीरियर कोर्ट से ट्रांसफर कराएगा, कहां पर, उस डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के उस राज्य के उस जिले में, जिस जिले में उस आदमी की प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और इस प्रॉपर्टी के बाबत ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये मानेगा मैंने ही खुद पास की है ऐसी डिक्री, और उस डिक्री को क्या करा देगा, एग्जीक्यूट करा देगा। ठीक है, ये यहां तक आपने बात समझी। तो हम देख लेते हैं उसमें, टुगेदर विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री शैल बी फाइल्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम द सुपीरियर कोर्ट। ये कैसे आएगी, सर्टिफाइड कॉपी आएगी, और कहां से आएगी, फॉर इन द सच सुपीरियर कोर्ट stating the extent if any to which the decree has been satisfied or adjusted, and such certificate shall for the purpose of the proceeding under the section be conclusive proof of the contents of the certification of the। ठीक है, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, बस नहीं बताना तो और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ कर सकता हूँ 74 की बात, 47 की बात कर सकता हूँ। 47 में क्या है, सब चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी जो रेसिप्रोकेटिंग कंट्री टेरिटरीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के हिसाब से, कि जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने गजेट में नोटिफाई करती है। इस तरह की डिक्री को भी क्या करा सकते हैं आप, एग्जीक्यूट करा सकते हैं इन इंडिया। ध्यान रहे, फॉरेन कोर्ट ने डिक्री की है, फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट किया है, उस डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी लेकर कहां भेजेंगे, वो फॉरेन कोर्ट अपने सुपीरियर कोर्ट के जरिए कहां भेजेगा, इंडिया भेजेगा, और इंडिया में उस जगह भेजेगा जिस जिले में उसकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। फिर वो कोर्ट ये मानकर के मेरी डिक्री है उसको सेटिस्फाई करेगा। वही सब पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे 47 की पावर हो, जो ऑर्डर 21 की बात करता हूँ, सारी की सारी पावर वैसे ही इस्तेमाल की जाए। ठीक है, ये हमने यहाँ तक तो डिस्कस किया। अब हम अगर बात करें तो हमने इसमें आपकी जो बात की, इतने हमने सेक्शन पढ़े। सेक्शन 10 का नंबर 1 एक्सप्लेनेशन की बात करता हूँ। सेक्शन 10 का एक्सप्लेनेशन 1 उसमें बात कर लेता हूँ। मैंने पहले भी बताया था ये, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट, इसमें क्या होगा सेक्शन 10 के 1 में। देखिए सेक्शन 10 का 1 क्या है, एक्सप्लेनेशन 1 देख लेते हैं। ठीक है, छोटी सी चीज कहता है और कुछ नहीं कहता है इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें, टेन पे चलते हैं, स्टेप सूट पे। कि मैं देखो ठीक है, डिपेंडेंसी of a suit in a foreign court does not preclude the court in India from trying a suit founded on the same cause of action। ये एक्सप्लेनेशन लगा के उन्होंने साबित कर दिया। तो ये क्या कह रहे हैं, एनी कोर्ट, नो कोर्ट शैल प्रोसीड with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly or substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties। अरे इंडिया में कोई भी कोर्ट हो, कौन सी कोर्ट है, एनी अदर कोर्ट इन इंडिया, इंडिया में कोई भी कोर्ट। तो ये एक्सप्लेनेशन क्लियर कर देता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर जो फॉरेन कोर्ट है वो फॉरेन कोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया। ये इन इंडिया जो कोर्ट है, इस कोर्ट में फॉरेन कोर्ट को शामिल नहीं किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सेक्शन 10 का एक्सप्लेनेशन कहता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कितनी चीजें बताई आपको, मैंने सबसे पहले आपको सेक्शन 5 का क्लॉज, सेक्शन 2 का क्लॉज 5 बताया, क्लॉज 6 बताया आपको, यहाँ फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट डिफाइन है, दोनों को मैंने 13 और 14 बताया। इसके अलावा मैंने आपको 44 का ए बताया, सेक्शन 10 का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बता दिया। यहाँ पे ये बताया गया कि ये
जो कोर्ट है, जो एनी अदर कोर्ट इन इंडिया, इस शब्द में क्या फॉरेन कोर्ट शामिल है? तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन लगा के बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नहीं, इस शब्द में ये चीज ध्यान रखें, इसमें ये चीजें शामिल नहीं होती है। एक सवाल और बनता है कि क्या फॉरेन जजमेंट के ऊपर भी क्या रेस जुडिकेटा के नियम या प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते हैं? फॉरेन कोर्ट के जजमेंट पर क्या रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल्स क्या इस पे एप्लीकेबल होते हैं या नहीं? एप्लीकेबल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो इसमें जो एप्लीकेबिलिटी होगी फॉरेन जजमेंट के ऊपर इसकी रेस जुडिकेटा की, वो किस तरह से होगी वो समझ लेते हैं। देखो मैंने आपको लास्ट में भी बताया और मैं फिर एक बार बता देता हूँ आपको यहाँ पर कि रेस जुडिकेटा के जो नियम हैं वो कैसे हैं, वो ट्राई करने से रोकते हैं। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी शूट और इशू इन दी इन विच दी मैटर ऑफ डायरेक्टली। अब देखो यहाँ थोड़ा सा एक चीज और यहाँ देखिए, सेक्शन 10 देखिए, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। प्रोसीड ही नहीं करेंगे आप ट्रायल के लिए। तो यहाँ क्या है, यहाँ ट्रायल को रोकता है, ट्रायल बार कर रहा है। देखो यहाँ क्या बार कर रहा है, ट्रायल को बार कर रहा है। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। यहाँ कह रहा है नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल और एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू। यहाँ क्या कह रहा है, ट्राई नहीं करेंगे आप, और यहाँ कह रहा है प्रोसीड नहीं। प्रोसीड करने का मतलब क्या होता है, दाखिल ही नहीं करेंगे, सूट दाखिल ही नहीं होगा आपका, सूट ही दाखिल नहीं होगा। और वहाँ दाखिल तो कर सकते हैं, ट्राई नहीं करेगा, वहाँ ट्राई पर वहाँ बाहर है। सवाल ये है कि क्या इस रेस जुडिकेटा का असर फॉरेन जजमेंट पर भी पड़ेगा, फॉरेन जजमेंट का असर यहाँ पर भी होगा, क्या उस पर भी एप्लीकेबल होता है? तो मैंने आपको बताया, मैं फिर बता दूं कि फॉरेन कोर्ट की जो डिसीजन जजमेंट पर क्या रेस जुडिकेटा लागू होगा या नहीं होगा। तो फॉरेन कोर्ट का जो जजमेंट होगा अगर वो कंक्लूसिव है तो उस पर क्या होगा, रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा। अगर वो कंक्लूसिव नहीं है तो उस पर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने यही बताना है आपको, क्योंकि जब रेस जुडिकेटा की एप्लीकेबिलिटी की बात आएगी तो हम देखते हैं कि सबसे पहला इसमें पॉइंट ये कॉम्पिटेंसी की बात की गई है। कोर्ट कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। रेस जुडिकेटा भी कहता है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सेम पार्टी होनी चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए, कोर्ट भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ये तो बता रहा है। और दूसरी बात क्या करें, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। वो किसमें, इंटरनेशनल लॉ का कोई ऐसा लॉ है जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इन इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया कोई लॉ है, उसको वो ओवर रूल ना करता हो, फ्रॉड से न लिया गया हो, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को बाईपास कर रहा हो, इस तरह की चीजों में अगर वो इस तरह की चीजों में पास किया गया है फॉरेन जजमेंट, तो वहां पर आपका रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिया में भी इसकी कंक्लूसिवनेस होगी नहीं। जब इंडिया में वो जजमेंट कंक्लूसिव माना जाएगा तभी उस पर क्या होगा, रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये इतना आपको मैंने बताया। ये आपका सीपीसी का जो मेरा आज का टॉपिक था, कंक्लूसिवनेस ऑफ आपका फॉरेन जजमेंट। तो हमने इसकी बात की कि कब कंक्लूसिव होगा, कब कंक्लूसिव नहीं होगा। वो 6 चीज़ों का पैरामीटर है, उन 6 चीज़ों को फुलफिल कर देंगे तो कंक्लूसिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ उसके एक्सप्लेनेशन की वो बात करते हैं कि साहब वो कंक्लूसिव कॉम्पिटेंट जुडिक्शन में दिया गया जजमेंट है तभी होगा, ठीक है। तो वहाँ पर पहला क्लॉज उससे टच होता है, कहाँ से, सेक्शन 14 से। इस तरह की चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे, तो एक नया चैप्टर है हमारा, देखेंगे यहाँ पर स्टे ऑफ सूट, प्लेस ऑफ सुइंग, प्लेस ऑफ सुइंग। यही मैंने बताया था, ये टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात करता है, टेरिटोरियल जुडिक्शन, टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात करता है। ये होता क्या है टेरिटोरियल जुडिक्शन, ये समझ लेंगे। टेरिटोरियल जुडिक्शन का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पर ये अलीगढ़ जिले की बाउंड्री है, एक जिला है अलीगढ़, एक जिला, ये अलीगढ़ जिले में ये पूरा जिला है, इस पर जो सिविल क्षेत्राधिकार है वो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है ना, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है क्षेत्राधिकार। इसका जो क्षेत्राधिकार है पर्टिकुलर, वो किसका है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, लेकिन इसमें छोटी छोटी कोर्ट होंगी ना, ये छोटी छोटी कोर्ट है ना, ये छोटी छोटी कोर्ट। अब चूंकि हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में थानों में बटा होता है, पुलिस स्टेशन में क्या होता है, बटा होता है पूरा जिला। कि ये पुलिस स्टेशन कौन सुनेंगे साहब, जीएम फर्स्ट क्लास सुनेंगे, ये पुलिस स्टेशन कौन सुनेंगे साहब, ये जीएम सेकंड क्लास सुनेंगे, इसको एसीजीएम सुनेंगे, इसको सीजीएम सुनेंगे, इसको साहब जिला सेशन कोर्ट सुनेगा। ये इस तरह के मामले होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का मामला नहीं होता। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर पिक्यूनरी लिमिट और टेरिटरी, जो टेरिटोरियल जुडिक्शन होता है उसके हिसाब से बटा हुआ था। और तीसरी चीज क्या होती है, सब्जेक्ट मैटर, ये सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से यह चीजें बटी होती हैं।
तो मिसाल के तौर पर जैसे सबसे छोटी कोर्ट की बात करूंगा, सबसे छोटी कोर्ट की, तो जूनियर डिवीजन होती है, जूनियर डिवीजन। जैसे कि आपने देखा होगा सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट, जब मैंने बताया था आपको सेक्शन में, जूनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन होता है। एक होता है सीनियर डिवीजन एसडी, एक होता है जेएससीसी, जज स्मॉल कॉजेज कोर्ट, ठीक है। उसके बाद कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद होती है, ठीक है। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हाई कोर्ट पूरे प्रदेश में सिविल क्षेत्राधिकार रखता है, सुपरवाइजरी क्षेत्राधिकार। और अगर मैं जिले की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट जज रखते हैं, उसके बाद नीचे से सारे काम करते हैं, चाहे सीनियर डिवीजन का हो, चाहे जूनियर डिवीजन का, आपका जजेस स्मॉल कॉजेज कोर्ट। इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं मामले। यहाँ जो बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेसिकली वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू पर डिसाइड होता है कि कौन सा मामला कौन सुनेगा। और सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ क्या देखा जाता है, ये पर्टिकुलर कहां पे आता है, जिला क्या है इसका। तो हमने देखा कि एक 10 लाख रुपए तक का मामला है, मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए इसकी वैल्यू है, और इस तरह का मामला है, और उस मामले में वो जिला लगता है अलीगढ़। तो देखा जाएगा कि अलीगढ़ में मान लीजिए सिविल तरह के 5 कोर्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है, या आपकी जेएससीसी है, या सीनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन। तो हम बैठ के ये देखेंगे सबसे पहले कि 10 लाख रुपए तक के मामले अलीगढ़ में कौन सी सिविल कोर्ट सुनती है। हमने देखा ये जो सिविल कोर्ट है वो सीनियर डिवीजन की कोर्ट है। कौन सी कोर्ट है, सीनियर डिवीजन की। तो हमने देखा सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ही 10 लाख रुपए तक के मामलों को लेके जाया जाएगा, ये हमने यहाँ देखा। और दूसरी चीज जब हमने देखी कि इसमें सीनियर डिवीजन के पास जाने से पहले हमने देखा कि ये सीनियर डिवीजन कहाँ का होना चाहिए, अलीगढ़ जिले का होना चाहिए। तो दो चीज हमें मिली। पहली चीज क्या मिली हमें, क्षेत्राधिकार से संबंधित, एक तो वैल्यू यानी सेक्शन 6 हमने पूरा कर दिया, दूसरा हमने क्या पूरा करा, सेक्शन 15 से 20, तो ये क्षेत्र का अधिकार देखो। एक बचता है सेक्शन 9, ये देखना है कि सब्जेक्ट मैटर इस तरह का है कि इस पर पावर है भी या नहीं। अब मान लीजिए ये सब्जेक्ट मैटर होता रेवेन्यू का, तो सिविल या जूनियर डिवीजन को नहीं होता, सीनियर डिवीजन को पावर नहीं होती, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर चेंज हो रहा है। तो तीनों तरह के जुडिक्शन को देखा जाता है, फिर फाइनली जो कोर्ट सूटेबल होती है उस सूटेबल कोर्ट में इसका मुकदमा फाइल होता है। यहाँ पे थानों से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पुलिस स्टेशन का कोई मतलब नहीं होता। क्या होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसका मतलब होता है, टेरिटरी, वैल्यू ऑफ द केस, और तीसरी चीज क्या होती है आपकी, तीसरी चीज होती है आपकी टेरिटरी। मतलब टेरिटरी, इन तीनों पैरामीटर में अगर कोई आदमी अपने बात को प्रस्तुत करता है तो वो माना जाता है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट है, तभी आपको बात को प्रस्तुत करना होता है। तो इस तरह के प्रोविजन आपको देखने को कहाँ मिलते हैं, प्लेस ऑफ सुइंग में देखने को मिलते हैं, क्योंकि सेक्शन 15 से शुरू होता है, सेक्शन 15 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, 20, सेक्शन 15 से शुरू होकर सेक्शन 20 तक जाता है। अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूट एंड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड और द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, ठीक है ना। ये लास्ट आपका सेक्शन 20 है, सेक्शन 20 तक ही आपका प्लेस ऑफ सुइंग की बात की गई। उसके बाद में ऑब्जेक्शन की बात है, ऑब्जेक्शन टू द जुडिक्शन कब उठाएंगे आप, जुडिक्शन रिलेटेड आपका ऑब्जेक्शन होगा। इस तरह की चीजें हमें आपको सीपीसी में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था, आपको एक बात, ठीक है, ये देखें सेक्शन, देखें पिक्यूनरी जुडिक्शन, पिक्यूनरी जुडिक्शन का मतलब क्या है, वैल्यू, वैल्यू ऑफ सूट, वैल्यू ऑफ कितनी होगी वैल्यू ऑफ सूट। जब हम आपको प्लेंट पढ़ाएंगे, प्लेंट देखेंगे, तो प्लेंट में एक चीज होती है, प्लेंट में, प्लेंट जब हम पढ़ाऊंगा मैं आपको, प्लेंट में एक आपका पॉइंट ये होता है, जब कंटेंट्स ऑफ प्लेंट पढ़ेंगे हम, आपका ऑर्डर 7 पढ़ेंगे, ऑर्डर 7 का रूल 1 पढ़ेंगे, कंटेंट ऑफ प्लेंट की बात की गई है रूल, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर 7 के रूल 1 में कंटेंट ऑफ प्लेंट की बात की गई। तो एक प्लेंट में एक कंटेंट, यानी एक पॉइंट ये भी होगा कि वैल्यू क्या होगी सूट की, वैल्यू ऑफ सूट क्या होगी, कीमत, उसकी मालियत क्या होगी, उस सूट की मालियत क्या होगी, कितनी कीमत का वो बाद है, ये चीज लिखी जाती है। ये क्यों लिखी जाती है, क्योंकि इससे वैल्यू ऑफ सूट से हमें पता लगता है कोर्ट कौन सी होगी, विच कोर्ट ट्राइड दिस टाइप ऑफ केस, कौन सी कोर्ट इस टाइप के केसेस को करेगी। और ये हमें पता कहां से लगता है, सेक्शन 6 से पता लगता है कि वैल्यू, वैल्यू की बात यहाँ की गई है, वैल्यू ऑफ सूट, ठीक है। तो यहां से ये पता लग जाएगा वैल्यू क्यों होनी चाहिए। देखो कह रहे हैं सेम इन सो फॉर एज इन अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suits the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits if any of its ordinary jurisdiction, ठीक है, अपने ऑर्डिनरी जुडिक्शन में मान जाएगा। यहाँ पर ये पिक्यूनरी लिमिट की बात की गई है, किस तरह से पिक्यूनरी लिमिट की बात की है, क्यों दिखाया जाता है पिक्यूनरी लिमिट, क्योंकि इससे पता लगता है कि इस तरह के मामले कौन सी कोर्ट सुनेगी। ये कहाँ बताया गया है, ऑर्डर 7 के रूल 1 में, जहां पर हम कंटेंट ऑफ प्लेंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर बात की गई। इसके अलावा अगला जो जुडिक्शन की बात की गई है वो जुडिक्शन का है, जुडिक्शन 9,
सेक्शन 9 सॉरी, सेक्शन 9 का देखिए, जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड रेस जुडिकेटा। अभी हम रेस जुडिकेटा को नहीं पढ़ना, में से पढ़ना। देखिए, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस वार्ड, सिविल सूट की बात कर रहा है, सिर्फ सिविल सूट को ही ट्राई करेगा। द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन हैव जुडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर, सिविल नेचर के तमाम सूटों को कौन ट्राई करेगा? सिविल कोर्ट करेगा, एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। जहां रोक दिया गया है वहां रुक जाइए, चाहे एक्सप्रेसली रोका गया है या इम्प्लाइडली रोका गया है, आप रुक जाइए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा है, जिस सब्जेक्ट मैटर को सुनने की आपको ताकत दी गई है वो बात की। तो ये सेक्शन आपका 9 जो है वो ऑर्डर 7 के रूल 1 में आपको जोड़ के पढ़ना है। लास्ट जो बचता है हमारा, वो लास्ट क्या बचता है देखिए, सेक्शन 15 टू 20 मैं अभी आपको दिखा रहा था। ठीक है, 15 क्या कह रहे हैं 15 में, कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूट, कौन सी कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाएगा? एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। सबसे पहले देखते हैं छोटा, यानी कि जितनी मालियत है आपकी, उसमें सबसे लोएस्ट ग्रेड का सिविल कोर्ट को देखेंगे। अगर वो उसमें नहीं आता तो फिर उससे ऊपर के में चलेंगे। सबसे नीचे शुरू करते हैं, सबसे छोटी कोर्ट से। सबसे छोटी कोर्ट कौन सी होती है? सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन। और अगर एक अलग टाइप की कोर्ट की बात करूं तो जज खफीफा कहते हैं उर्दू में, या इंग्लिश में बात करूं तो जीएससीसी, जज स्मॉल कॉजेज कोर्ट होती है। ठीक है, वो दो तरह की होती है, मैंने बताया, प्रेसिडेंसी होती है और एक प्रोविंशियल होती है। ठीक है, इस तरह की कोर्ट लघुवाद न्यायालय में। आगे देखिए, दूसरी बात कर रहे हैं, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, जहां सब्जेक्ट मैटर स्थित है वहीं पर ये सूट आपका एप्लीकेबल होगा। देखिए कैसे बात कर रहे हैं, फॉर द रिकवरी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट राइट और प्रॉफिट, फॉर द पार्टीशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, जहां मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर, फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन इन द केस ऑफ द मॉर्गेज और चार्ज अपॉन मूवेबल प्रॉपर्टी। इस तरह के केसेस को आप वहां पर करेंगे जहां पर आपकी ये ऐसी प्रॉपर्टी क्या है? सिचुएटेड है। देखो, shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated। ठीक है ना? इसके अलावा 17 देखें, 17 क्या करें? सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुडिक्शन ऑफ द डिफरेंट कोर्ट्स। ठीक है, अगर अलग एक से ज़्यादा कोर्ट में है, एक से ज़्यादा कोर्ट में अगर आपका मामला आ रहा है तो कौन सी कोर्ट में हुआ, ये यहाँ बताया गया। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द आर अनसर्टेन, जब सर्टेनिटी नहीं है भाई किस कोर्ट में जाए हम। ठीक है, ये सब चीज़। 19 की बात कर लूँ, सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें मानानी के केस होते हैं या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को डैमेज किया है आपने, रॉन्ग टू पर्सन, की व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, रॉन्ग हुआ है उसके खिलाफ, और मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग, उस सिचुएशन में क्या होगा वहाँ पर इस तरह से चीज। मैं लास्ट बात करूँ सेक्शन 20 की, तो कहते हैं अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिपेंडेंट्स डिसाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, जहाँ प्रतिवादी रहता है या फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, इस जगह पर आप मुकदमा कर सकते हैं अदर केसेस में। तो मैं इसको आज के लिए, आज का जो हमारा सेशन है, ठीक है, तो जो भी हमने यहाँ पर भी बात की, तो एक तरीके से जुडिक्शन की बात की, कंक्लूसिवनेस की बात की हमने, तो ये जो चीज़ें थी आपको यूज़फुल हो सकती हैं। और अगर आपको इन डेप्थ और डिटेल में अगर हमसे आपको पढ़ना है तो हमारे पेड कोर्सेज को आप, पेड बैच हम जो चला रहे हैं, अभी राजस्थान के लिए हमने एक बैच शुरू किया है, उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं या फिर ऑफिस विजिट कर सकते हैं। और हमारे द्वारा चलाए जा रहे अन्य किसी कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि हमारी कोचिंग जो लॉ के फील्ड में बेसिकली हम लोग जुड़े हैं, और हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो लॉ के फील्ड में ही कोचिंग को प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हम बात करें कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, या जामिया मिलिया इस्लामिया की, या फिर CUT की बात करें, UG प्रोग्राम, PG प्रोग्राम, LLM वगैरह वगैरह तरह के एग्जाम्स की बात करें, स्पेशली फॉर एनी स्टेट जुडिशल सर्विसेज एग्जाम, एनी स्टेट APO एग्जाम्स, और स्पेशली हमारे यहाँ पर एक खास बैच चल रहा है जो हमारे अधिवक्ता बहन और भाई जो परेशान रहते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग पढ़ाते हैं। और आपको और अच्छे से अगर चीज़ें और क्लियरिटी के साथ पढ़ना है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़िए। उसमें आपको हम एकदम और डेप्थ में इन डेप्थ बताएंगे, उसमें आंसर राइटिंग करना सिखाते हैं हम, आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराते हैं हम। तो अगर आपको हमसे इन डेप्थ और हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें, ऑफिस विजिट करें। धन्यवाद।